हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो की शुरुआत हम एक छोटे से क्वेश्चन से करेंगे और मेरा आप सभी से चैलेंज है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग करेंगे। बस आपको क्या करना है, अपना ऑनेस्ट रिप्लाई देना है और जो भी आपका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्या है क्वेश्चन? देखो भाई, हम नीट एग्जाम के लिए जब प्रिपरेशन करते हैं, अगर बात करें केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो आप मुझे बताओ कि केमिस्ट्री में क्लास 11th और 12th की टोटल कितनी एनसीईआरटी बुक्स है जो हमें नीट एग्जाम के लिए पढ़नी होती है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, क्लास 11th प्लस 12th को मिला के केमिस्ट्री की टोटल कितनी एनसीईआरटी बुक्स है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे आज इसलिए पूछा है क्योंकि आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रीड एनसीईआरटी लाइक ए टॉपर। अगर आपको नीट एग्जाम में टॉप करना है, आपको नीट एग्जाम के लिए केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए ताकि आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सके। और वैसे भी आपने अपने क्लासरूम टीचर से, आपने किसी टॉपर के इंटरव्यू में या अपने बड़े भाई बहनों से ये कहते सुना होगा, अगर नीट एग्जाम में टॉप में रैंक लाना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ के जाना है। लेकिन कभी कोई ये नहीं बताता कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे, उसका मेथड क्या है, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी को हम कैसे याद रख सकते हैं, कभी किसी ने नहीं बताया। तो आज के वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, कहां से करना है, क्या पैटर्न होगा, क्या मेथड आपको फॉलो करना है, कितने घंटे आपको डेली एनसीईआरटी पढ़नी है, एक चैप्टर को कितने दिन में करना है, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखें और बताई गई बातों को अच्छे से भी फॉलो करें। और ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए बीवाइज क्लासेस के इस नए यूट्यूब चैनल बीवाइज नीट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि इस पे मैं आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो अपलोड करता हूं और केमिस्ट्री के कुछ ऐसे वीडियोस भी अपलोड करता हूं जहां से एग्जामिनर आपसे एग्जाम में मिस्टेक करवा सकता है या एज इट इज आपके नीट 2025 एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की कितनी बुक्स है। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर किया होगा 4 कि सर हमारे पास तो केमिस्ट्री एनसीईआरटी की ये 4 बुक्स है, जिसमें 2 क्लास 11th की है, 2 क्लास 12 की है। बिल्कुल सिंपल यही किया। कुछ बच्चों ने ये बोला होगा कि सर जो हमारी केमिस्ट्री की बुक्स हैं 4, इसके अलावा 2 बुक और हैं, जो कौन सी है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ठीक, तो कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा भी आंसर किया होगा कि 6 बुक्स है, लेकिन ना तो 4 6 ठीक है और ना ही आपका 6 आंसर ठीक है। इसका राइट आंसर है 8। आप कहेंगे सर 8 कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। 4 तो आपकी टेक्स्ट बुक हो गई जो आप क्लासेस में पढ़ते हैं या अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं, 4 तो टेक्स्ट बुक हो गई। 2 आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। इसके अलावा 2 बुक और है जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक्स है, एक क्लास 11th की और एक क्लास 12th की। तो ऐसे हमारी 8 बुक्स हैं। अगर आपको केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है तो आपको इन 8 बुक्स को अच्छे से करके जाना होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 100% स्कोर करने की, परफेक्ट स्कोर करने के लिए। तो परफेक्ट स्कोर करने के लिए हमें एक भी टॉपिक, एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है, हर टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाना है और वो आपको कवर करना होगा इन 8 बुक्स से। अब इन 8 बुक्स को कैसे पढ़ना है वो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात का जरूर ध्यान रखो भाई, अगर हम बात करें क्लास 11th और क्लास 12th की, तो क्लास 11th और क्लास 12th में आपका क्लास 12th का वेटेज ज्यादा है और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है वो थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्ड भी है, मतलब ये बोल सकते हैं थोड़ी सी पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा थियोरेटिकल पोर्शन है। जबकि क्लास 11th में आपके थोड़े से टफ चैप्टर है, लेंथी चैप्टर, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह, थर्मो वगैरह, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह है। तो यहां पे थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि केमिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लग रहे हैं। क्लास 11th की इंटरेस्टिंग भी है और इसका वेटेज भी ज्यादा है। तो एक पॉइंट तो हो गया ये, क्लास 12th का वेटेज ज्यादा रहता है। खैर, हमें तो 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना, हमें देखना ही नहीं वेटेज किसका ज्यादा है, हमें तो कंप्लीट करके जाना, मेन पॉइंट ये है। अब बात करते हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले क्या होता था भाई, ये बोलते थे टीचर हमारे टाइम पे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मिस मत करो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से लाइन से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। आजकल टीचर क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के साथ साथ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी जरूर अच्छे से करके जाओ, क्योंकि डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक,
लेकिन ये दोनों ही केस गलत है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से भी ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हर साल आपके फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके इन-टेक्स्ट एग्जांपल या इन-टेक्स्ट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। यानी अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को इग्नोर करके जाएंगे, हो सकता है इन 2 से 3 क्वेश्चन को सोल्व करने में या तो आपको ज्यादा टाइम लगे, या जो कैलकुलेशन आप जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में बहुत टफ कैलकुलेशन होती है, आप पेपर में वो कैलकुलेशन कर भी ना पाए। और जो बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अच्छे से कर जाएगा, हो सकता है उसको देखते ही क्वेश्चन याद आ जाए, उसका आंसर भी याद आ जाए। दूसरे बच्चे जिस क्वेश्चन को सोल्व करने में 2, 3, 4 मिनट लगाएंगे, उसी क्वेश्चन को वो 20 से 30 सेकंड में सोल्व कर लेगा। तो प्लीज सबसे पहला पॉइंट नोट करें, फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये पहला पॉइंट है, आप नोट कर लें अगर आपको केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके जाना है। सेकंड, अब एनसीईआरटी में क्या करना है? सबसे पहले एनसीईआरटी में भाई आपकी एनसीईआरटी की थियरी आएगी। थियरी के अलावा क्या आएगा? एनसीईआरटी के जो इन-टेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, इन-टेक्स्ट एग्जांपल बोल सकते हो, इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस बोल सकते हो, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। लास्ट में जो आपके चैप्टर के बाद एक्सरसाइज होती है उसके क्वेश्चंस है, प्लस एनसीईआरटी एग्जांपलर है, एनसीईआरटी एग्जांपलर, और प्लस एनसीईआरटी प्रैक्टिकल्स। ठीक, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बोल दो या एनसीईआरटी प्रैक्टिकल्स बोल दो। तो ये 5 चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं। अब इसमें से कुछ बच्चे क्या करते हैं, भाई ओनली एनसीईआरटी की थियरी पढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी की थियरी पढ़ के आप थियोरेटिकल क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम में आएंगे, वो किस पैटर्न के आएंगे? जैसे आपके इन-टेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस है, या आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन गिवन है उस पैटर्न के आएंगे। तो अब एक ये ध्यान रखना, आपको एनसीईआरटी की थियरी तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ साथ एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट एग्जाम्पल या इन-टेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए होते हैं चैप्टर के बीच में, प्रॉब्लम्स जो दी होती है, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, वो सारे सोल्व करने हैं। थियोरेटिकल है तो भी सोल्व करने हैं, रिएक्शंस गिवन है तो भी सोल्व करनी है, अगर आपको वहां पे न्यूमेरिकल गिवन है न्यूमेरिकल भी सोल्व करने हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, भाई इसका आंसर क्या आएगा, एक्सप्लेन व्हाई, ऐसा लिखा रहता है, उन क्वेश्चन को अच्छे से जरूर करना है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में असर्शन, रीजन एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं और कई बार एग्जामिनर ने पूछे भी हैं। तो एनसीईआरटी थ्योरी के साथ इन-टेक्स्ट एग्जांपल, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। फिर इसके बाद बात आएगी एक्सरसाइज की। देखो एक्सरसाइज करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपके होते हैं वो थोड़े से बोर्ड पैटर्न के होते हैं, थोड़े लेंथी होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप होते हैं, टफ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो चाहे तो आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इन-टेक्स्ट एग्जांपल, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करना, और इसके साथ साथ एनसीईआरटी एग्जांपलर भी सोल्व करना। अब सर एनसीईआरटी एग्जांपलर में सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं क्या? देखो एनसीईआरटी एग्जांपलर अगर आपके पास है, आप ओपन करें, उसको मैं बता देता हूं। इसमें सबसे पहले आपके एनसीईआरटी एग्जांपलल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें टाइप 1 लिखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे मोल कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इसमें आप ये देख लो, टाइप 1 में आपके कितने क्वेश्चन गिवन है, ये आपके टोटल 26 क्वेश्चन गिवन है। तो 26 क्वेश्चन तो ये हो गए, ये आपके सॉल्यूशन चैप्टर की एनसीईआरटी है। ठीक, मेरे पास सॉल्यूशन की है, ये क्लास 11th की है। फिर इसमें मल्टीपल चॉइस टाइप 2 आता है, जिसमें आपके 1 मोर देन आंसर होता है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आते हैं। तो आपको एमसीक्यू में ओनली टाइप 1 करना है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप आते हैं, इनको चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, कोई खास जरूरत नहीं है। फिर मैच द कॉलम टाइप है, ये करना है। टाइप 4 टाइप में आगे मैच द कॉलम, ये सारे करने हैं। और 5th टाइप में आगे असर्शन रीजन, ये भी करने हैं। और फिर 6th टाइप जो है ये है लॉन्ग आंसर टाइप, ये करने की जरूरत नहीं है। तो कौन से करेंगे? एक तो आप इसमें एमसीक्यू टाइप 1 जिसमें सिंगल करेक्ट होते हैं, और उसके अलावा आपको मैच द कॉलम करने हैं और असर्शन रीजन करने हैं। सिर्फ इतना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करना है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कैसे करनी है इसको हम बाद से अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अभी उसको स्किप कर देते हैं। अब आते हैं कि पढ़ने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। देखो भाई, जब आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखो एनसीईआरटी सीक्वेंस में लिखी हुई है, अगर आप उसको सीक्वेंस में पढ़ेंगे वो आपके लिए बेटर होगा। और पूरा एनसीईआरटी वाला सीक्वेंस नहीं फॉलो कर सकते तो कम से कम एक काम जरूर करें भाई। सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा मोल कॉन्सेप्ट, सेकंड इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड इज पीरियोडिक टेबल, फोर्थ इज केमिकल बॉन्डिंग, और हो सके तो थर्मो भी इसके साथ पढ़ दो। नहीं तो एटलीस्ट ये 4 चैप्टर तो आपको पहले अच्छे से आने ही आने चाहिए। जब आपको ये 4 चैप्टर आते होंगे, इसके बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सीक्वेंस क्या हो गया, पहले ये 4 चैप्टर करेंगे बेसिक,
फिर इसके बाद मैं आपको कहूंगा, फिर आपके इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर है। एक तो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक अब कहीं कहीं से दे रखा है, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको आज के वीडियो में दे दूंगा कि पी ब्लॉक आपको कैसे करना है। ठीक, पी ब्लॉक कर लेना। फिर इसके बाद आपका डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये 3 चैप्टर और अगर साथ हो जाएंगे आपकी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो बेटर तो यही है, ये 4 चैप्टर करने के बाद ये 3 चैप्टर कर लो, नहीं तो आप बाद में करना चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट जैसे ही आपने ये 4 चैप्टर किए, 4 बेसिक चैप्टर हुए, फिर इसके बाद अगर आप इनऑर्गेनिक करते हैं ये आपकी मर्जी है। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट ऑर्गेनिक करनी है। ऐसा नहीं करना कि ऑर्गेनिक में भाई चलो एल्काइल हैलाइड पढ़ लिया, फिर हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, फिर अमाइंस पढ़ रहे हैं, बीच में फिर फिजिकल पढ़ लिया। नहीं, जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीक्वेंस आपको दिया गया है, ठीक उसी सीक्वेंस में पहले क्लास 11th की, फिर 12th की, लाइन से उसी फॉर्मेट में आपको पढ़ना है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में पहले क्लास 11th के बचे हुए चैप्टर जैसे थर्मो वगैरह है, आयोनिक है, रेडॉक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, देन क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री। ये सीक्वेंस आपका होना चाहिए। सीक्वेंस समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वही है ना कि पढ़ते कैसे, मेथड क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करें, इससे पहले आपके माइंड में बेसिक क्लियर होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने क्या किया, भाई क्लास 11th में एडमिशन लिया और कहीं कोचिंग नहीं गया, कहीं किसी को स्कूल में नहीं गया, किसी टीचर के पास ट्यूशन नहीं लिया और सीधा एनसीईआरटी पढ़ने बैठ गया कि मैं तो एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। देखो, एनसीईआरटी ऐसे आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी। तो बेटर ये है कि पहले आप अपने बेसिक क्लियर कर ले, आप थोड़ा बहुत केमिस्ट्री सीख ले, उसके बाद आप पढ़ें। यानी कोई सी चैप्टर के नोट्स अगर आपके पास है, अपने स्कूल टीचर के नोट्स है, कोचिंग टीचर के नोट्स हैं, पहले वो पढ़ ले, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़े। डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर आपके पास ऐसे बेसिक नोट्स नहीं है जो कि एनसीईआरटी फॉर्मेट में बनाए गए हों, तो मैं आपको इसका एक बढ़िया सॉल्यूशन देता हूं। बीवाइज क्लासेस ऐप पे, बीवाइज ऐप आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद वहां पे फ्री साइन अप करके कोर्सेज में जाएं। वहां पे मैंने एक 99 रुपीज का आपके लिए ना बीवाइज क्लासेस के पीडीएफ नोट्स का एक कोर्स बना रखा है, जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री के पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं ओनली 99 रुपीज में। और ये सारे आपके एनसीईआरटी के सीक्वेंस में है, यानी इनमें पूरी एनसीईआरटी कवर की गई है। इवन एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट एग्जांपल, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, या असर्शन रीजन कैसे बनते हैं एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी की ऐसी इंपॉर्टेंट लाइंस जो आप भूल सकते हैं, वो सारी इन नोट्स में कवर की गई है। तो आप किसी भी चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ने से पहले ये पीडीएफ के गो थ्रू हो जाएंगे। फिर आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको पढ़ने में कम टाइम लगेगा और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और एनसीईआरटी पढ़ने में आसान भी लगेगा। ठीक, तो पहले बेसिक एक बार रीड जरूर कर लें। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर जैसे ही आपने बेसिक पढ़ा, अब आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो एक ध्यान रखें, कभी भी एक सीटिंग में, मतलब ऐसा ना पढ़ें कि 5 घंटे बैठ गए और एक सीटिंग में ये एक चैप्टर पढ़ लिया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी होगी। एक बार में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, प्लीज 1 घंटे से ज्यादा ना पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। वो आपको समझने में, वो आपके माइंड में प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 1 घंटे से ज्यादा लगातार ना पढ़े, बस 1 घंटा पढ़ा, फिर उसके बाद ब्रेक ले। ठीक, या ऐसे करें, मान लीजिए आपने देखा भाई एनसीईआरटी कोई चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें टोटल 20 पेजेस है, तो आप डिसाइड कर दें कि मैं एक दिन में 4, 5 या मैक्सिमम 6 पेज पढ़ूंगा। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा 5 पेज पढ़ता है तो उसको 4 घंटे लगेंगे, यानी 4 दिन लगेंगे। 4 डेज में वो उसको कंप्लीट करेगा। डेली 4-5 पेज पढ़ने हैं बस। ये मेथड आपका होना चाहिए। ठीक, तो एक सीटिंग में हमें नहीं करना है। अगर करेंगे या तो आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी, समझ में आ गई तो आप उसको अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे, बीच में कुछ कुछ भूल जाएंगे। कुछ दिन के बाद आपको लगेगा कि यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एनसीईआरटी पढ़ तो ली लेकिन ये नहीं पता कि कहां पे क्या लिखा था, मैं भूल गया हूं। तो ये गलती ना करें एक साथ पढ़ने की। अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, भाई सबसे पहले एक तो अपने साथ पेंसिल रखें और पेंसिल के साथ अंडरलाइन करते हुए पढ़ें जब आप एनसीईआरटी पढ़ते। अच्छा, एक काम और करना, इससे भी पहले, सॉरी एक पॉइंट में भूल गया था, इससे भी पहले हमें क्या करना है, जब आप एनसीईआरटी या कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, मान लीजिए किसी बच्चे ने पीरियोडिक टेबल पढ़ना स्टार्ट किया, तो पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले आप 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं और इनको जस्ट एक बार रीड कर लें। मैंने क्या बोला है, रीड करना है, सोल्व नहीं करना। भले ही आपको पीरियोडिक टेबल आता है या नहीं आता, जस्ट आप क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लें, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करें। अब इसका फायदा क्या होगा ये आपको आगे समझ में आएगा। ठीक, अब देखो, अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। भाई पढ़ते टाइम अपने को पेंसिल अपने साथ रखनी है,
पेंसिल या हाइलाइटर, पेंसिल प्लस हाइलाइटर दोनों एक साथ रख लें, हाइलाइटर भी जरूर साथ रखें, हाइलाइटर का अलग काम है, पेंसिल का अलग काम है। स्टार्टिंग में जब आप एनसीईआरटी पढ़ने लगते हैं तो आपको ऐसा लगता है यार एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, या हर 2-3-4 लाइन के बाद एक लाइन इंपॉर्टेंट है, या एनसीईआरटी का हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी का बिल्कुल एक एक वर्ड आपको नहीं रटना होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद करने होते हैं, ठीक। तो उसमें जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको ऐसे अंडरलाइन करते चलें, ठीक, अंडरलाइन करते चलें। जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मेरे पास ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपके पास भी, आप एक चैप्टर निकाल लें, अमाइंस वाले चैप्टर में आ जाएं, अमाइंस वाले में आ जाएं, या सबसे पहले चैप्टर में आ जाएं एल्काइल हैलाइड में, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन इसका नेम है। इसमें अगर आप शुरू में पढ़ेंगे, यहां देखो कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकोल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। अब ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट हो गई भाई। क्लोरमफेनिकोल क्या है? ये एंटीबायोटिक है। अब एंटीबायोटिक तो हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ते थे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो हट गया, कुछ बच्चे इसको पढ़ेंगे लेकिन स्किप कर देंगे कि ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन जेईई मेंस में आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछ लेगा क्लोरमफेनिकोल इज एन एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, है ना, ट्रैंक्विलाइजर, इस टाइप से आपको लिख के दे देगा। तो आप कैसे बता पाएंगे? क्लोरमफेनिकोल आपने पढ़ा है, एंटीबायोटिक है, दोनों वर्ड अंडरलाइन कर लेने चाहिए। इसने लिखा था क्लोरीन कंटेनिंग, क्लोरीन वर्ड को अंडरलाइन करो, एंटीबायोटिक के अंडरलाइन करो, क्लोरमफेनिकोल को अंडरलाइन करो, और टाइफाइड फीवर, ये 5 वर्ड आपको अंडरलाइन कर लेने चाहिए या हाइलाइटर से हाइड कर लेने चाहिए कि ये पूरी जो लाइन लिखी है इसमें मुझे सिर्फ ये 5 वर्ड ध्यान रखने हैं, याद करने हैं। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन एक और लिखी है, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच कॉजेस अ डिजीज कॉल्ड गोइटर, ये तो आपको सबको आता है, ठीक। सिंथेटिक हैलोजेंस कंपाउंड क्लोरोक्विन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ये भी सबको आता है। हेलोथेन इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। अब ये अगर आपको याद नहीं है तो हेलोथेन को एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है सर्जरी के दौरान, ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी चाहिए। अब वो बीच वाले 2 पॉइंट आप बायो स्टूडेंट आप सबको आते हैं, वो लिखने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट एक लाइन और, सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसीडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट्स इन सर्जरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहां से जेईई मेंस ने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इसने वो ये लिख दिया था कि इनमें से कौन सा एज ए ब्लड सब्स्टिट्यूट सर्जरी में यूज किया जाता है। आंसर लिख दिया, फुली क्लोरिनेटेड सब्सटेंस, फुली ब्रोमिनेटेड सब्सटेंस, फुली फ्लोरिनेटेड सब्सटेंस, पार्शली फ्लोरिनेटेड सब्सटेंस, तो क्या आएगा? फुली फ्लोरिनेटेड सब्सटेंस। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना चाहिए। तो मैंने आपको एक बस हिंट दिया है कि कैसे अंडरलाइन करना होता है, क्या करना होता है, ठीक। उसको अंडरलाइन करते चलेंगे। पहला चैप्टर आपने एक टॉपिक पढ़ा, सारे अंडरलाइन कर दिए। फिर मान लीजिए आज आपने 2 टॉपिक पढ़े, दूसरे टॉपिक को भी ऐसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको लगता है कि भूल सकते हैं या जो एग्जाम में आ सकता है, जैसे आपने 10 ईयर पीवाईक्यू पढ़े ना, तो इससे आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि यार ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये मुझे याद करनी चाहिए, ये मुझे रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ये अंडरलाइन में आपके धीरे धीरे अपने आप आते जाएंगे। बोला सर मैंने तो सोल्व करके थोड़ा देखा, आपने पढ़ा ना, आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग ऐसी है, वो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता है ना, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो सिमिलर टाइप क्वेश्चन खुद बनाने लग जाता है, ठीक। लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं बनाने पे, कुछ बच्चे पता है सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, आपने सुना होगा, आप जब भी एनसीईआरटी की लाइन पढ़े ऐसे पढ़े कि हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। फिर बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन पढ़ी उससे खुद क्वेश्चन फ्रेम करने लग जाते हैं, और बार बार क्वेश्चन फ्रेम करने में टाइम तो वेस्ट करते ही करते हैं, वैसे वो इस चीज को रट भी लेते हैं, रटी हुई चीज याद नहीं रहती। तो ये मेथड गलत है। आपको हर लाइन से क्वेश्चन नहीं बनाना, आपका ब्रेन अपने आप बना रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एक बार 10 ईयर पीवाईक्यू पढ़ दिए, उससे वही फॉर्मेट बनते जा रहा है आपके ब्रेन में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो अपने आप अंडरलाइन होते जाएंगे। समझ आ गया इतना? अब क्या करना है, जैसे आज का आपने पढ़ लिया, नोट्स पूरा पढ़ लिया, मान लीजिए आज आपने एनसीईआरटी के 5 पेज पढ़े और उसमें से 20 लाइन आपने अंडरलाइन कर दी, तो अब क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ते ही एकदम बंद करके ना रखें, उठने से पहले एक बार इन सभी पॉइंट्स को दोबारा से रीरीड करें, दोबारा से पढ़ें। आपको कुछ लगे यार एक आध पॉइंट मैंने फालतू का अंडरलाइन कर दिया, इसको हटा देना चाहिए, मान लीजिए इसमें से आपने 2 पॉइंट हटा दिए, तो इसमें से 18 पॉइंट बच जाएंगे जो आपको आगे रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। फिर नेक्स्ट डे जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे फिर इन 18 पॉइंट को जो आपने अंडरलाइन करके हैं इनके गो थ्रू हो जाए, फिर आप पाएंगे यार इसमें 2 पॉइंट और फालतू के लगा रखे, ये तो मुझे वैसे ही याद रहता है। तो ऐसे करते करते फिर तीसरे दिन जब आप पढ़ेंगे, पहले और दूसरे दिन के जो अंडरलाइन पॉइंट है उनको एक बार रीरीड करते चलें। चौथे दिन पढ़ेंगे, पहले दूसरे तीसरे दिन के अंडरलाइन पॉइंट रीड करते चलें। तो ऐसे ये अंडरलाइन वाले पॉइंट आपके हटते जाएंगे और उनको इरेजर से आप साफ करते जाएंगे।
तो धीरे धीरे पॉइंट कम होते जाएंगे और साथ ही साथ आपको ये पता चलता जाएगा यार ये वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है, जैसे क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक है, मान लीजिए आपको ये याद नहीं होता, उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो, ये तो मुझे एग्जाम से पहले बार बार देखना पड़ेगा। तो जब आप इस प्रोसेस से पढ़ेंगे आप पाएंगे यार पूरे चैप्टर से, पूरे एनसीईआरटी के एक चैप्टर से जिसमें 20 पेज है, मुश्किल से 20 पॉइंट भी ऐसे नहीं है जो आपको रीड करने पड़ेंगे, और इन 20 पॉइंट को आप मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में रीड कर सकते हो, बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो। जैसे आपने टॉपर से सुना होगा ना, 15 से 20 बार एनसीईआरटी पढ़ो। अरे पढ़े कैसे, एक पेज को पढ़ने में 10 मिनट लग जाती है, 220 पेज पढ़ेंगे तो 200 मिनट लग जाएगी। हर बार 200 मिनट कहां से लाएंगे, 200 मिनट नहीं लानी, चैप्टर को 5-5, 10-10 मिनट में पढ़ना है। कब पढ़ पाएंगे, जब आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड फॉर्म में होंगे, जब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आपने अच्छे से अंडरलाइन कर रखे होंगे। ठीक, ये समझ में आ गया इतना। साथ में थ्योरी के साथ साथ जो भी एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस है या इनटेक्स्ट एग्जांपल है, इनको सोल्व जरूर करते चलें, इनको इग्नोर ना करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे ही आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको क्या करना है, अब आपको वापस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो आपको सोल्व करने हैं। टाइप 1 वाले बताए मैंने आपको, ठीक, और मैच द कॉलम और असर्शन रीजन, वो क्वेश्चन आप एक बार सोल्व कर दें। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके बाद जो 10 ईयर पीवाईक्यू है ना, 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो नीट के, ये आप सोल्व करें। ये जब आप सोल्व करेंगे ना, आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द पेपर जो है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहे हैं। लेकिन कोचिंग वाले तो मना करते रहते हैं, भाई पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। इवन जब हम पढ़ते थे हमारे टाइम पे भी एनसीईआरटी से आता था, लेकिन कोई एनसीईआरटी इसलिए नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है और इसको हर बच्चा समझ भी नहीं सकता। हर बच्चे को पढ़ाना, हर बच्चे को एनसीईआरटी समझाना टीचर के लिए बहुत बड़ा बोझ है। तो इसलिए आपको बोल दिया था कि नहीं एनसीईआरटी मत पढ़ो, हमने जो आपको कोचिंग के मॉडल दे रखे हैं वो पढ़ लो। तो प्लीज आप उस बात को इग्नोर करते हुए आप ओनली इस बात पे फोकस करें कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व करना है, एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं और साथ के साथ 10 ईयर पीवाईक्यू करने हैं। अगर ये करते चलेंगे ना इस सीक्वेंस में, आप कभी भी आपकी जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है उसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी बस। और यही काम आपको हर चैप्टर के लिए करना है। अब जैसे एक चैप्टर आपका हो गया, अच्छा एक काम करना, जब आप 10 ईयर पीवाईक्यू कर लेंगे ना तो आप देखना दोबारा से जो आपने पॉइंट अंडरलाइन करके इनको रीड करना, आप पाएंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उन्हीं में से आ रहे हैं, क्योंकि वही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप भूल सकते हैं या जिसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं, और वही एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो ऐसे फिर इन पॉइंट को रीड करते रहना। ये नहीं कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग आगे बढ़ रहे हैं और मोल कॉन्सेप्ट को भूल गए हैं। वीक में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार उनके गो थ्रू होते रहो, हर 10 दिन में हो जाओ, हर वीक हो जाओ, तो आपके मल्टीपल टाइम रिवाइज हो जाएगा। ये मेथड मैंने आपको फॉलो करने का बोला था, ठीक। और इसमें अगर आपको लगता है कि यार आपको तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, यार केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही, मैंने सर का मेथड भी फॉलो किया लेकिन मेरे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैंने कृष्णा बैच बना रखा है जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड बैच है, जिसमें मैंने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, बहुत अच्छे से समझा रखा है। इसमें आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कराए गए हैं, इवन एक्सरसाइज के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आ सकते हैं वो भी करवा रखे हैं। और साथ में कुछ क्वेश्चन होता है ना आईआईटी एडवांस में, जेई मेंस में या नीट एग्जाम में पूछे होते हैं जो रिपीट हो सकते हैं, वो भी मैंने जगह जगह पे एग्जांपल आपको करा रखे हैं। और पूरा कोर्स अच्छे से डिटेल में करा रखा है, कैसे एग्जामिनर एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम करता है, कैसे आपसे एग्जाम में मिस्टेक करवाता है, कैसे असर्शन रीजन फ्रेम करता है, कैसे एनसीईआरटी की लाइन से असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो सारे पॉइंट मैंने आपको इसमें कृष्णा बैच में अच्छे से कवर कर रखे हैं। और खास बात, ऑर्गेनिक में जिन बच्चों को डर लगता है कि यार आईयूपीएससी सही सीक्वेंस से नहीं दे रखा एनसीईआरटी में, या आइसोमेरिज्म सही से नहीं कर रखा, या जीओसी को अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर रखा, मैंने आपको जब कृष्णा बैच में अलग से जगह जगह पे अच्छे से पढ़ा रखा है। मतलब अगर आप कृष्णा बैच से डायरेक्ट ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना तो आपको बेसिक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इससे हो जाएगी। तो ये कृष्णा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और खास बात इसकी है, इसमें ओनली 52 आवर्स में कंप्लीट एनसीईआरटी कवर्ड है, पूरी एनसीईआरटी जितना मैंने बोला ना सब कुछ इसी में है 52 आवर्स में, तो 52 आवर्स में हो जाएगी। अब कोई बच्चा नॉर्मल एक चैप्टर पढ़ता है कितनी देर, 6-7 घंटे लगाता है एक चैप्टर में, आप पूरी केमिस्ट्री करने में कितना लगाएंगे, 20 चैप्टर आपके एनसीईआरटी के, कम से कम ये मान के चलो आपको 150 से 200 घंटे लग जाएंगे। यहाँ पे 52 आवर्स में मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी करा रखी है, मिस्टेक भी बता रखी है। और खास बात बताऊं, देखो एक आपके लिए क्वेश्चन बैंक भी बना रखा है इसका,
ये है जिसका नाम है एनसीईआरटी ड्रिल। इसमें क्लास 11 और क्लास 12 का हर चैप्टर के साथ अराउंड 100 या 100+ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिसमें आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलरी क्वेश्चन कवर है और एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है ना, उनसे फ्रेम किए हुए क्वेश्चन भी इसमें कवर किए गए हैं। और साथ में एनसीईआरटी की लाइन से जो मैच द कॉलम, असर्शन, रीजन बन सकते हैं, सब टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। और साथ में इन सभी क्वेश्चंस के लास्ट में जैसे आप देखेंगे, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, मोल कॉन्सेप्ट है, इसमें आपके 93 क्वेश्चन है। लास्ट में यहाँ पे ये एक आपको अगर कोई एरर लगता है आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और साथ में इसके आंसर की के नीचे एक आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ दे रखा है, जिसका स्कैन कोड आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। ठीक, तो ये पूरी आपकी क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी ड्रिल है। हो गया? तो प्लीज आप कृष्णा बैच को फॉलो कर सकते हैं। और इस कृष्णा बैच को फॉलो करते हुए बीवाइज क्लासेस से हर साल बच्चे केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करते हैं। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, नीट 2024 में 11 स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है। इसके अलावा हमारे 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 175 या 176 स्कोर है, और 100+ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 103 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 170+ स्कोर है। तो अगर आप भी इस क्लब में शामिल होना चाहते हैं, आप सिर्फ कृष्णा बैच को अच्छे से फॉलो करके ये काम कर सकते हैं। सर और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए? अच्छा, ये एनसीईआरटी ड्रिल है ना, जैसे कृष्णा बैच से आप एनसीईआरटी करोगे, एनसीईआरटी की टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएंगे, बाकी प्रैक्टिस आपकी यहां से हो जाएगी, ये आपके घर पे आएगा हार्ड कॉपी में। सर हमें तो और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, और क्वालिटी क्वेश्चन चाहिए। तो और क्वालिटी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, उसके लिए बीवाइज क्लासेस की केयर टेस्ट सीरीज है, केयर टेस्ट सीरीज प्लस कृष्णा बैच। ये आपके लिए वरदान होगा केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 करने के लिए। तो आप आज ही बीवाइज ऐप डाउनलोड करें, कृष्णा बैच और केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ज्वाइन करने से पहले आप बीवाइज 50 प्रोमो कोड अप्लाई करें। बीवाइज 50 प्रोमो कोड अप्लाई करते ही वहां पे आपको क्या हो जाएगा, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, ये हो गई हमारी कंप्लीट केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बात, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह। अब आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो भी इसमें कवर्ड है। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना आप, जो क्वेश्चन आएगा आपका कृष्णा बैच, एनसीईआरटी ड्रिल और केयर टेस्ट सीरीज से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तभी तो बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ठीक, फिर इसके बाद बात आती है एनसीईआरटी के प्रैक्टिकल्स की। अब प्रैक्टिकल की है ना, आपकी दो बुक आती है, एक तो क्लास 11th की और एक क्लास 12th की। या तो आप वो बुक खरीदे और उनको अच्छे से पढ़े, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो प्रैक्टिकल है उसमें ना क्लास 11th एंड 12th के सारे एक्सपेरिमेंट इंक्लूड नहीं किए गए हैं। कुछ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है जो आपके नीट के सिलेबस में है, सारा नहीं है। तो आपको वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट जो वही करने होते हैं। अब वो कहां से करेंगे? या तो आप पहले सिलेबस डाउनलोड करो, ये बुक लेके आओ, वहां से पढ़ो। लेकिन ये पढ़ना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसमें है ना जो थियरी दे रखी है वो विद डेटा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, बहुत सारी ऐसी चीजें दे रखी है जो आपको परेशान कर सकती है। इसका भी मैंने एक बढ़िया सॉल्यूशन रखा आपके लिए। ये एक मेरी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की बुक है जो अमेजन पे आपके लिए अवेलेबल है। और जब ये शुरू में आई थी ना, लगातार बच्चों ने इतनी खरीदी, लास्ट ईयर लगातार टॉप 10 पे रही थी अमेजन में। ठीक, अब देखो इस बुक में क्या है, नीट और जेईई मेंस के लिए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के मेरे कोटा क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स हैं, और साथ में फ्री वीडियो लेक्चर भी है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये बुक है, इसमें स्टार्टिंग में मैंने विद डायग्राम ये कलर्ड नोट्स बना रखे हैं, ठीक, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ब्लू पॉइंट से लिखे हुए हैं, आपके ब्लू कलर से लिखे हुए हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट नोट्स है। आप जब रिवीजन करेंगे ओनली जो ब्लू से लिखे हुए वही पॉइंट रिवाइज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से आएगा। ठीक, फिर इसके बाद जैसे ही एक लेक्चर के नोट्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद एक स्कैन कोड दिया गया है। इस स्कैन कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट कोटा क्लासरूम का मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, जिस लेक्चर के ये नोट्स हैं। इसको जैसे ही स्कैन करेंगे ना, आपके पास यूट्यूब का एक लिंक आ जाएगा, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो ऐसे मैंने टोटल है ना, ये आपके 14 लेक्चर हैं, 12 लेक्चर है इसमें। 12 लेक्चर में पूरी केमिस्ट्री करा रखी है, मतलब पूरी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करा रखी है। प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक और प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री, पूरा क्लास 11th एंड 12th का। और जैसे ही आपकी, जैसे पहले आपके ऑर्गेनिक 5 लेक्चर में है, 5 लेक्चर जैसे ही कवर होंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो ये सारे जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन है जो एज इट इज आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। फिर ऐसे ही इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन, लास्ट में प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री के बाद उसके क्वेश्चन। तो बस इतना सा आपको करना है। तो जैसे मैंने बताया है वैसे आप अच्छे से पढ़े, या एक काम करें, सीधा आप कृष्णा बैच को अच्छे से फॉलो करें, एनसीईआरटी ड्रिल सोल्व करें, ठीक, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक ये जरूर पढ़ें। और ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के जो लेक्चर है ना, ये भी आपको कृष्णा बैच में मिल जाएंगे। और एनसीईआरटी ड्रिल की पीडीएफ नहीं, सॉरी, एनसीईआरटी ड्रिल की हार्ड कॉपी आपके घर पे आई जाएगी।
बस ये जरूर अच्छे से करें। और ज्यादा प्रैक्टिस करना है और ज्यादा आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहते हैं, आप भी वाइज क्लासेस की केयर टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको अच्छे से समझाया है वैसा ही आपको अच्छे से फॉलो करना है। और लास्ट ईयर हमारे ओनली 11 स्टूडेंट्स के 180 आउट ऑफ 180 आए हैं, तो इस बार हमें कोशिश करना है कि 50 प्लस स्टूडेंट्स के 180 आउट ऑफ 180 आए, और कम से कम 500 स्टूडेंट्स ऐसे हों जो केमिस्ट्री में 170 प्लस स्कोर करके आए। क्योंकि मेरा टारगेट ये भी है कि 160 से कम किसी का नहीं आना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं आना चाहिए, और वो एफर्ट मैं लगातार आपके लिए लगा रहा हूं। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। Subscribe to Wise Classes channel for NEET chemistry guidance.